नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 5 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। इस सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। तो ये जो एक्ट है ये ड्रग के रिलेटेड है और मैजिक रेमेडीज़ के रिलेटेड है। अब ड्रग के रिलेटेड हमने पहले भी कुछ एक्ट देखे थे, फार्मेसी एक्ट देखा या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखा। तो ये यहाँ पर भी ड्रग का एक्ट किस तरीके का है, तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड है। ड्रग के रिलेटेड कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन से एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं, कौन से एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। एंड मैजिक रेमेडीज़ मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर्स है किसी भी डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उसी को बोलते हैं मैजिक रेमेडीज़। मतलब मैजिक के थ्रू वो डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक रेमेडी उनको दे रहे हैं। जैसे कि कोई ऐश देते हैं या फिर तावीज़ देते हैं या फिर कोई थ्रेड वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़ कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैजिक रेमेडीज़। तो इनके रिलेटेड ये एक्ट है जो कि 1954 में पास हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो जैसे मैंने अभी बताया ये एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड है एक्ट। ये जो एक्ट बनाया गया है ये एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड है। तो ड्रग्स के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हम नहीं कर सकते और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है जो हम नहीं कर सकते और कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स है जो हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में मैजिक रेमेडीज़। तो मैजिक रेमेडीज़ के रिलेटेड कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है उनके बारे में भी देखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। हमने जो तीनों चैप्टर पढ़े वो तीनों एक्ट थे, उनमें भी हमने उनके ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि कोई भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो वो एक्ट बनाने का रीज़न क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों बनाया गया है एक्ट, ये हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है डेफिनेशन। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई है जिनकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हम नहीं कर सकते और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एडवर्टाइजमेंट। मतलब कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो कि प्रोहिबिटेड है, मतलब जिन पे मनाही की गई है, जिन पे बंदी की गई है, जो हम नहीं कर सकते। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट। तो एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट मतलब एग्जेम्प्टेड मतलब छूट, जिन पे छूट दी गई हो उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो हम कर सकते हैं, मतलब जिनके ऊपर छूट दी गई है वो हम कर सकते हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। तो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ मतलब ये जो एक्ट बनाया गया है इसके अगेंस्ट अगर कोई काम करता है, इसके रूल्स अगर कोई ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में उनको क्या सज़ा मिलेगी वो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इस तरीके का बहुत ही छोटा सा यहाँ पर टॉपिक हमें दिया गया है ये। तो आइए पढ़ते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब उद्देश्य। जो एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है टू कंट्रोल सर्टन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। तो ये एक्ट मेनली किसके लिए बनाया गया है, कुछ ड्रग होती है उनकी एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स कोई भी ले लेते हैं और उनकी गलत एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिसलीड करते हैं। तो इस तरीके से लोग मिसलीड ना हो इसके लिए
इन ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल कर सके। देन नेक्स्ट है टू कंट्रोल सर्टन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज विच मिसलीड पीपल। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो कि मैजिक रेमेडीज़ के बारे में होती है, उनके रिलेटेड होती है, जो कि बोलते हैं कि हमारे पास मिरेकुलस पावर है जिसके थ्रू हम कोई भी डिसीज़ कंडीशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक कर सकते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट कुछ लोग करते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के। देन नेक्स्ट है डेफिनेशंस। तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई है, उनकी डेफिनेशंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग मतलब क्या होता है वो देखेंगे। इट इंक्लूड एनी सब्सटेंस intended to be used for the diagnosis, cure, mitigation of disease in human being or animal। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ड्रग मतलब क्या है, इट इंक्लूड एनी सब्सटेंस, मतलब ये कोई भी सब्सटेंस, इंटेंडेड मतलब इंटेंशन के साथ यूज़ किया जाता है। इंटेंडेड टू बी यूज़ किस लिए, एक इंटेंशन होती है यूज़ करने की, किस लिए, फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन ऑफ डिसीज़ इन ह्यूमन बींग और एनिमल। मतलब ह्यूमन बींग में मतलब इंसानों में या फिर जानवरों में जो डिसीज़ कंडीशन होती है उसको डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस करने के लिए मतलब कोई भी डिसीज़ कंडीशन हम किस तरीके से पहचानते हैं, डायग्नोसिस करके। तो अगर किसी डिसीज़ कंडीशन को हमें डायग्नोस करना है तो वहाँ पर यूज़ किए जाने वाला सब्सटेंस या फिर क्योर करने के लिए, किसी डिसीज़ कंडीशन को ठीक करने के लिए या फिर मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेशन मतलब किसी डिसीज़ कंडीशन को जड़ से ख़त्म कर देना, उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन। तो किसी डिसीज़ कंडीशन को जड़ से ख़त्म करना हो, क्योर करना हो या फिर डायग्नोसिस करना हो, उसके लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं ड्रग। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। द नेक्स्ट है एनी सब्सटेंस यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस में, इंसानों में और जानवरों में सिकनेस, सिकनेस मतलब इलनेस हम बोल सकते हैं, इलनेस को या फिर किसी डिसीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे ड्रग। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ड्रग की दो डेफिनेशंस हमें यहाँ पर दी गई हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है मैजिक रेमेडीज़। तो मैजिक रेमेडीज़ की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। तो talisman, mantras, kavachas and any other charm of any kind that is said to have miraculous power for the treatment, prevention, diagnosis, cure of any disease in human and animal। तो मैजिक रेमेडीज़ मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो कि थ्रेड्स देते हैं या फिर ऐश देते हैं, जो हम राख बोलते हैं वो राख देते हैं, या फिर थ्रेड देते हैं या फिर कवच देते हैं। तो उसी तरीके के ये कुछ तालिस्मान, आपको पता होगा तालिस्मान्स के बारे में, मंत्र उच्चारण करते हैं। कवचस मतलब वो कवच देते हैं बांधने के लिए, और इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीज़ें जो है वो देते हैं और बोलते हैं कि उनमें मिरेकुलस पावर है। किस लिए, किस चीज़ की मिरेकुलस पावर है, फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, क्योर ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल। मतलब इंसानों में और जानवरों में डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोसिस मतलब पहचानने के लिए या फिर क्योर करने के लिए, इन चीज़ों में उनको ठीक करने के लिए मिरेकुलस पावर होती है, ये एक ऐसा बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मैजिक रेमेडीज़। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इस तरीके के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं मैजिक रेमेडीज़। तो ये मैजिक रेमेडीज़ की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी लॉ की लैंग्वेज में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। Any notice, circular, label or other document as well as announcement delivered orally or by means of producing light, smoke,
साउंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि हम एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ को बोल सकते हैं। तो कोई भी नोटिस, एनी नोटिस, मतलब नोटिस आपने देखा होगा, नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस लगाते हैं वो भी एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ही रहती है, या फिर कॉलेजेस में भी नोटिस लगाते हैं तो वो उस टाइप का नोटिस हो गया, या फिर सर्कुलर हो गया। सर्कुलर भी एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। कोई लेबल हो गया, जैसे मेडिसिन्स होते हैं उनके ऊपर लेबल होते हैं, तो वो लेबल उस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, उसके थ्रू हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो लेबल भी एज अ एडवर्टाइजमेंट की तरह हो गया। देन नेक्स्ट है और अदर डॉक्यूमेंट एज वेल एज अनाउंसमेंट डिलीवर्ड ओरली, या फिर इस तरीके के कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गए, या फिर कोई भी अनाउंसमेंट जो कि ओरली डिलीवर की जा रही है, या फिर बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, स्मोक, साउंड एक्सेट्रा, या फिर कोई भी लाइट प्रोड्यूस करके, लाइट दिखा के प्रोड्यूस करके कोई अनाउंसमेंट की जा रही है, या फिर स्मोक के थ्रू कोई अनाउंसमेंट की जा रही है, या फिर साउंड के थ्रू कोई अनाउंसमेंट की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। वो एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को बताना उस चीज़ के बारे में। वो हम किसके थ्रू करते हैं, किसी नोटिस के थ्रू करते हैं, लेबल के थ्रू करते हैं, सर्कुलर के थ्रू करते हैं, या फिर ओरली हम बताते हैं, या फिर किसी लाइट के थ्रू, स्मोक के थ्रू, साउंड के थ्रू। तो इन्हीं के थ्रू हम दूसरों को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एडवर्टाइजमेंट। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो कि हम नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें उनके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें बताई गई है जो कि हम नहीं कर सकते, जिन पे मनाही की गई है, जिन पे बंदी की गई है। इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज कंडीशन लिस्टेड इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट है, ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, इसका जो शेड्यूल है उसमें कुछ डिसीज़ कंडीशन की लिस्ट वहाँ पर हमें दी गई है। तो उन डिसीज़ कंडीशन के डायग्नोसिस की, क्योर की, मिटिगेशन की, या फिर प्रिवेंशन की एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। कुछ डिसीज़ कंडीशन की वहाँ पर हमें लिस्ट दी गई है। अगर उनमें से किसी भी डिसीज़ कंडीशन की कोई एडवर्टाइजमेंट करता है डायग्नोसिस के रिलेटेड, मिटिगेशन के रिलेटेड, या फिर ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो उसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है। तो उन डिसीज़ कंडीशन की हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेंस। तो वुमेंस में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके करेक्शन के लिए, उनको ठीक करने के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके लिए भी उसको पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, ये मनाही की गई है। हम कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज। तो मिसकैरेज के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, ये भी प्रोहिबिटेड है। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट विच मिसलीड द पीपल। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो कि लोगों को मिसलीड करती है, उनको भटकाती है, उनको गलत चीज़ें बताती है, मतलब उनको गलत इन्फॉर्मेशन देती है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट विच फॉल्सली क्लेम अबाउट एनी ड्रग। तो कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स है जो कि किसी ड्रग के बारे में गलत चीज़ बता रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स है जो कि हम नहीं कर सकते, जो कि मनाही की गई है, प्रोहिबिटेड है। तो ये हो गए। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट परमिटेड। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब उन पे छूट दी गई है, या फिर हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिनको परमिशन दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो हम कर सकते हैं, वो देखते हैं। Any notice shown on the premises of registered medical practitioner indicating the treatment of any disease। तो कोई नोटिस है
जो कि कहाँ पर है, ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब क्या होता है, डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, उनके प्रीमाइसेस में अगर कोई नोटिस हो जो कि क्या इंडिकेट करता हो, कि एडवर्टाइजमेंट करता हो, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज़, मतलब किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए वहाँ पर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट की गई है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रीमाइसेस में, मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल के बाहर या फिर हॉस्पिटल के अंदर हो या फिर बाहर हो या फिर किसी भी प्रीमाइसेस में हो, अगर कोई ऐसा नोटिस वहाँ पर लगा है तो उसके लिए परमिशन दी गई है। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, इसकी परमिशन दी गई है। देन नेक्स्ट है एनी एडवर्टाइजमेंट फॉर अ मेडिसिन दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रिंटेड। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो जो कि मेडिसिन के रिलेटेड हो, किसी भी ड्रग के रिलेटेड हो, जो कि गवर्नमेंट ने प्रिंट की गई हो, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है किसी भी मेडिसिन की या फिर किसी भी ड्रग की, तो वो कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन दी गई है। देन नेक्स्ट है एनी एडवर्टाइजमेंट फॉर अ मेडिकेशन published by someone for whom permission was obtained prior to start this act। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट है मेडिकेशन की, मतलब ड्रग की, मेडिसिन की, जो कि किसी ने पब्लिश की है, फॉर whom परमिशन was obtained prior to start this act, मतलब ये एक्ट शुरू होने से पहले 1954 से पहले अगर किसी को परमिशन मिली हो किसी मेडिसिन की या फिर किसी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, तो ऐसा पर्सन जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको परमिशन ये एक्ट बनने से पहले ही मिल गई है। तो उस कंडीशन में वो पर्सन एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, किसी भी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर सकता है। देन नेक्स्ट है any advertisement related to drug which is sent confidentially in prescribed manner to registered medical practitioner। तो कोई एडवर्टाइजमेंट है जो कि किसके रिलेटेड है, ड्रग के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड, विच इज सेंड कॉन्फिडेंशियली इन अ प्रिस्क्राइब मैनर टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं, उनको अगर प्रिस्क्राइब मैनर में किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट, ड्रग की एडवर्टाइजमेंट भेजी है, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो अपने पेशेंट्स को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके, तो उसके लिए अगर किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट डॉक्टर को भेजी है, जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से एक प्रिस्क्राइब मैनर में उन्होंने अगर एडवर्टाइजमेंट भेजी है, तो उसके लिए परमिशन दी गई है, उस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग बुक डीलिंग विथ एनी मैटर रिलेटेड टू द डिसीज़। तो कोई बुक है जो कि एडवर्टाइज करती है, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करती है, एक बुक है जिसमें डिसीज़ कंडीशन के बारे में बताया गया है, किसी भी डिसीज़ कंडीशन के बारे में जहाँ पर बताया गया है, ऐसी अगर कोई बुक है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कोई भी कर सकता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो कि हम कर सकते हैं, जिनको परमिशन मिली है ये एडवर्टाइजमेंट करने की। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है वो कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, या फिर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही कर सकते हैं, या फिर ऐसा पर्सन कर सकता है जिसको ये एक्ट बनने से पहले ही परमिशन मिल चुकी हो। और हम किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अगर कोई बुक हो जो कि डिसीज़ के बारे में बताती हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ एडवर्टाइजमेंट। देन नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट है कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। तो कॉन्ट्रावेक्शन मतलब होता है उल्लंघन करना। तो ये जो एक्ट है या फिर इस एक्ट के जो भी रूल्स है, इस एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स है, अगर उनको कोई ब्रेक करता है, उनका कोई उल्लंघन करता है, मतलब उनको ब्रेक करता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो उनको अगर कोई ब्रेक करता है, उनको तोड़ता है, तो उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है
पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब अगर वो पहली बार उल्लंघन कर रहा है, मतलब फर्स्ट कन्विक्शन है उसका, वो फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, मतलब उसको जेल होगी। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होना, तो उसको 6 महीने की जेल होगी और विथ फाइन, या फिर उसको फाइन भी लग सकता है, या फिर विथ बोथ, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर फाइन भी लग सकता है अगर वो पहली बार ये काम कर रहा है, तो पहली बार अगर रूल्स ब्रेक कर रहा है तो। देन सेकंड है पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और विथ फाइन और बोथ ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब अगर वो दूसरी बार वही चीज़ कर रहा है, रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब 1 साल की उसको जेल होगी, और विथ फाइन, और फाइन भी लग सकता है, या फिर बोथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकते हैं अगर वो दूसरी बार रूल्स ब्रेक कर रहा है तो। देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्ट्राविक्शन ऑफ एनी एक्ट बाय अ कंपनी। तो कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी ने ये जो एक्ट है इसके अगर रूल्स ब्रेक किए हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कोई कंपनी, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है, या फिर कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है जो कि ड्रग के रिलेटेड कोई गलत एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, और इस चीज़ के लिए परमिशन भी नहीं दी गई है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। एक तो गवर्नमेंट कर सकता है, या फिर कोई डॉक्टर उसके प्रीमाइसेस में एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, या फिर अगर किसी को भेजने हो डॉक्टर को वो एडवर्टाइजमेंट, तो एक प्रिस्क्राइब मैनर होता है उसके लिए, उसके थ्रू अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकती है, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी है जो कि इस एक्ट के रूल्स को ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो देखते हैं। Every person who at the time of commission of the offence was in charge and responsible for the conduct of company business shall be deemed to be guilty and liable for the punishment। तो हर person who at the time of commission of the offence was in charge and responsible, तो हर person, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते समय जितने भी पर्सन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सारे इंचार्ज होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा फॉर द कंडक्ट ऑफ कंपनी बिजनेस। तो वो अपने कंपनी का बिजनेस जो है वो चलाने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट है, वो इस एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जितने भी पर्सन वो एडवर्टाइजमेंट करते टाइम वहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड शॉल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड लायबल फॉर द पनिशमेंट, और उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उन सारे पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और उन सारे पर्सन्स को पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से अगर कोई कंपनी इस एक्ट के रूल्स ब्रेक करता है तो उनको इस तरीके से पनिशमेंट मिलती है। तो इस तरीके से ये कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हो गई और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा चैप्टर है। यहाँ पर हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ना है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिनके हमें परमिशन दी गई है और ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि हम नहीं कर सकते। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने देखा, कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखा, कुछ डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव। तो बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है ये, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।